उसकी जो क्लास है आपकी यूट्यूब पे कंटिन्यू चल रही है। और इसके पहले मैंने सिलेबस भी आप सभी को समझा दिया था, और जितने लोग ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे मैं जो यूपीपीएससी का जो जीएनएम आयुर्वेद की जो भर्ती का सिलेबस है उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और जैसा कि जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है, और मैंने पहले भी बता दिया था कि जो भी रिकॉर्ड वीडियो है आपकी, जो मैं क्लास ऑफलाइन लूँगा उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। तो हाल ही में मैंने सिलेबस जो है स्टार्ट किया है, जिसमें परिचर्या का जो सिलेबस है उसका एक टॉपिक मैंने बताया, और जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं अटेंड की है वो समझ लें कि जो पहला जो सब्जेक्ट है आयोग द्वारा जो भर्ती में दिया गया है वो है आपका सामान्य परिचर्या और विशिष्ट परिचर्या। सामान्य परिचर्या और विशिष्ट परिचर्या, इन दोनों को कंबाइन करके ये जो सब्जेक्ट है परिचर्या का, उसी को सिलेबस में सेट किया गया है। और ये जो है आपका पहला सब्जेक्ट है जो आयुर्वेद पे आधारित है, और इसमें अलग अलग तरह के जो टॉपिक हैं आपको दिए गए हैं। और मैंने इसके पहले जो क्लास अटेंड की थी उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था बताया था प्राचीन चिकित्सा पद्धति, प्राचीन चिकित्सा पद्धति। और जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति का जो टॉपिक था उसमें मैंने अपने तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उसको समझाया ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अगर जिन्होंने क्लास अटेंड की होगी उन्हें पता भी होगा कि प्राचीन चिकित्सा पद्धति में मैंने पंच महाभूतों के ऊपर डिस्कस किया था, जड़ी बूटियों के बारे में बताया था, और जो अष्टांग आयुर्वेद है उसके बारे में भी बताया था। तो आज की जो क्लास है वो परिचर्या के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो नया टॉपिक है वो क्या है। तो नया टॉपिक जो है उसको जानने से पहले, जो नया टॉपिक है उसको जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जो भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और उनको अभी भी क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, चाहे ऑफलाइन हो गई या ऑनलाइन हो गई, तो सबसे पहले ऑफलाइन की बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो परेशान हैं क्लास करने के लिए। और मैंने पहले भी अपने लेक्चर वीडियो में बताया था कि आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में आप आइए, हमारी जो क्लासेस हैं, इंस्टीट्यूट है आपका, वहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। 1 अक्टूबर से आपकी जो क्लास है रेगुलर हो जाएगी। अगर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट अवेलेबल होंगे, क्लास रुकेगी नहीं, वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 तारीख तक कैसे भी आप कोशिश कीजिए कि आप देवरिया में आप आ जाइए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी जो ऑनलाइन जो बच्चे नहीं ऑफलाइन क्लास कर पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उनके लिए मैं बता चुका हूं, जो ऑफलाइन में जो क्लास चलेगी, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पहले एक टॉपिक हो चुका था, तो आज जो है दूसरा टॉपिक है परिचर्या का। और आप भूले ना, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि जो परिचर्या है उसका दूसरा जो टॉपिक है परिचर्या का, वो है आपका चिकित्सा के चतुष्पाद, चिकित्सा के चतुष्पाद। आज इसी पे बात करेंगे कि चिकित्सा का जो चतुष्पाद है वो है क्या। तो सबसे पहले तो हमने इसके पहले जो क्लास की थी उसमें प्राचीन चिकित्सा के बारे में बात की थी, लेकिन बात जो है इसके ऊपर नहीं हुआ था कि चिकित्सा है क्या है, चिकित्सा किसे कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर सेट होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन अगर होगा, तो उसमें सबसे पहला जो चीज पूछा जाएगा वो चिकित्सा के बारे में ही पूछा जाएगा कि चिकित्सा है क्या, चिकित्सा क्या है। ऑप्शनल क्वेश्चन में चिकित्सा के बारे में पूछ सकता है कि चिकित्सा है क्या, और उसमें अलग अलग तरह के वर्ड आपको मिल जाएंगे। और आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं एक बार क्लियर कर दूं कि चिकित्सा जो है रोगों का अपहरण जिस विधि से की जाती है उसे चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेदिक परिभाषा में बता रहा आपको, अगर सामान्य भाषा में परिभाषा है तो इसकी बहुत है, लेकिन आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि रोगों के अपहरण की प्रक्रिया। तो अगर चिकित्सा पूछे और उसमें एक ऑप्शन ये भी दे दे कि चिकित्सा क्या है और उसमें लिखते रोगों के अपहरण की प्रक्रिया, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइए। आप ये सोचिएगा कि अपहरण वर्ड आ गया तो मतलब ये गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। अपहरण का मतलब
हुआ कि जिस प्रकार से शरीर में बीमारी गई है उसको हम पूरी तरह से नष्ट करें, और जो भी प्रक्रिया प्रयोग में ली जाएगी उसे ही हम क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। कभी कभी चिकित्सा का पर्याय भी पूछ देता है कि चिकित्सा के कितने पर्याय होते हैं, तो पर्याय का मतलब पर्यायवाची। चिकित्सा का पर्याय भी पूछा जाता है कि चिकित्सा का पर्याय बताइए, तो चिकित्सा का पर्याय का मतलब पर्यायवाची की चिकित्सा का पर्यायवाची क्या क्या हो गया। तो आप वर्ड सुने होंगे, उपचार भी सुने होंगे। उपचार, चिकित्सा, व्याधि अपहरण, रोगों की जांच या रोगों का निदान जिस प्रक्रिया से किया जाता है उसे हम चिकित्सा कहते हैं। तो चिकित्सा की एक परिभाषा हो गई मोटा मोटी की चिकित्सा क्या होती है वो मैंने आपको बताया। डायरेक्टली पॉइंट पे चलते कि चिकित्सा का चतुष्पाद क्या होता है, चिकित्सा का चतुष्पाद क्या है। तो अगर बात करेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद की, तो आप यहां से डायरेक्टली समझ सकते हैं, चतुष लिखा हुआ है तो चतुष का मतलब चार हुआ और पाद मतलब पैर। तो जो चतुष्पाद वर्ड है वो चार पैर को डिफाइन कर रहा है, मतलब कि जो चिकित्सा है उसके चार पैर भी कह सकते हैं या चार अंग जिसके ऊपर यह पूरी जो चिकित्सा प्रणाली आधारित है। तो चिकित्सा के चतुष्पाद के चार अंग हैं और इन चारों अंगों के ऊपर चिकित्सा प्रणाली जो है आधारित है। तो चिकित्सा के चतुष्पाद में कौन से चार अंग हैं या कौन सी चार वो वस्तुएं हैं या कौन से चार लोग हैं जिनके ऊपर ये चिकित्सा आधारित है और किसको चतुष्पाद कहा जाता है। तो अगर चिकित्सा के चतुष्पाद की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली यही बोलिएगा कि चिकित्सा के चतुष्पाद के चार भेद होते हैं जिसमें चार चीजों पे चिकित्सा जो है आधारित है। तो सबसे पहला जो मुख्य इसका या कह सकते हैं कि चिकित्सा के चतुष्पाद का जो प्रधान अंग होता है वो होता है उपस्थाता। उपस्थाता जिसको आप वैद्य भी कहते हैं, उपस्थाता या वैद्य। और दूसरा अगर बात करेंगे तो पहला हो गया उपस्थाता या वैद्य, दूसरा है परिचारक। परिचारक, तो परिचारक वैद्य भी होगा या उपस्थाता भी होगा तो गुणवान होना चाहिए। क्या होगा? गुणवान। और उसी तरह से अगर परिचारक की बात करेंगे तो परिचारक भी गुणवान होना चाहिए, तभी उसे चिकित्सा के चतुष्पाद में रखा जाएगा, वरना चिकित्सा के चतुष्पाद में वो नहीं आएगा। उसी प्रकार द्रव्य औषध, द्रव्य औषध आप दिमाग में रखिएगा कि जितनी भी चतुष्पाद में जो चीजें बताई जा रही है सबके जो गुण है वो उस हिसाब से विशिष्ट होने चाहिए या गुणवान होना चाहिए। तो द्रव्य औषध वो भी गुणवान होगा। और नेक्स्ट जो है आपका रोगी, जिसको हम आतुर भी कहते हैं। रोगी को क्या कहा जाता है? आतुर। और ये भी क्या होते हैं? गुणवान। रोगी भी गुणवान अगर है तभी उसे हम चिकित्सा के चतुष्पाद में सम्मिलित करेंगे, वरना चिकित्सा के चतुष्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो एक बार और आप समझ लीजिए कि चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में अगर कहेंगे तो चिकित्सा का चतुष्पाद जो है चार अंगों के ऊपर आधारित है, जिसका जो पहला प्रधान अंग है वो है उपस्थाता या वैद्य, और दूसरा जो है वो है परिचारक। और आधुनिक समय में परिचारक ही फार्मासिस्ट या कंपाउंडर कहा जाता है। और द्रव्य औषध जिसको हम मेडिसिन कह सकते हैं आधुनिक समय में, और इस समय जो रोगी आतुर है इसको हम पेशेंट बोलते हैं। तो इनकी चार जो चतुष्पाद में जो चार लोग हैं जो इन्हीं के ऊपर पूरी चिकित्सा प्रणाली जो है आधारित है। अब इसके आगे चलते हैं, समझ लेते हैं कि चिकित्सा के जो चतुष्पाद हैं इनमें अलग अलग जो अंग हैं उनका अलग अलग रोल क्या होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो चिकित्सा के चतुष्पाद का जो प्रधान अंग है वो है उपस्थाता। इसको समझते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि जो चिकित्सा के चतुष्पाद है उनमें कितने लोग कितने अंग हैं और इन अंगों पे क्या क्या चीजें जो है इनके ऊपर डिपेंडेबल होती हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो है उपस्थाता या वैद्य कहते हैं। तो वैद्य में मैंने पहले ही बताया कि वैद्य कैसा होना चाहिए? गुणवान। अब जितने भी चिकित्सा के चतुष्पाद के अंग हैं सबके चार गुण आयुर्वेद में या परिचर्या में माने गए हैं, सबके चार चार गुण होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट हो गए, जितने अंग हैं वो भी चार हैं और सबके चार गुण हैं। तो चार पे चार अगर करेंगे तो मतलब 16 गुण हो जाएंगे। और इन 16 गुणों को चिकित्सा के चतुष्पाद में जो 16 गुण हैं इन 16 गुणों को 16 कलाएं कही गई हैं। 16 कलाएं। तो कभी कभी
MCQ क्वेश्चन अगर सेट करेगा तो पूछ देगा चिकित्सा की 16 कलाएं बताइए, चिकित्सा के चतुष्पाद में कितनी कलाएं होती हैं, कितनी कलाएं होती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 16 कलाएं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि चिकित्सा के चतुष्पाद में जो भी अंग है, 4 अंग बताया आपको, तो चारों अंग में जो सबसे पहला अंग है वो है प्रधान अंग वैद्य है, उसके बाद से आपको बताया गया गुणवान परिचारक है, गुणवान औषध द्रव्य है और गुणवान रोगी है। और सभी में 4-4 गुण होते हैं और सब चारों गुणों को मिला करके अगर देखेंगे तो 16 कलाएं होती हैं। इन गुण को ही हम कलाएं कहे हैं। गुण को क्या कहा गया है? कला। गुण को क्या कहे हैं? कला। और इन गुणों को ही कला गया तो 4-4 गुण हो गए, तो मतलब 16 कलाएं हो गई। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे कि चिकित्सा के चतुष्पाद में कितनी कलाएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 कलाएं होती हैं। अब एक एक के गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अगर चिकित्सा का चतुष्पाद अगर पूछता भी है तो ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछेगा कि जो भी वैद्य है या परिचारक है उनके गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके अनुसार गुण अगर देखें तो सामान्य भाषा में आप अपने हिसाब से भी गुण सेट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि चतुष्पाद में, चिकित्सा के चतुष्पाद में 4 अंग होते हैं, उसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चिकित्सा का चतुष्पाद है उसका प्रधान अंग कौन है। ये भी पूछ सकता है कि चिकित्सा के चतुष्पाद का प्रधान अंग या प्रधान जो है वो कौन है। तो चिकित्सा का प्रधान अंग जो है वो वैद्य होता है। अब किसी भी वैद्य को आप गुणवान क्यों बोलेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्य गुणवान है या उसकी कलाएं, 4 जो कलाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, तो किसी भी वैद्य को आप गुणवान क्यों बोलेंगे? तो अगर वैद्य की परिभाषा या गुणवान वैद्य की परिभाषा अगर कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि गुणवान वैद्य गुणवान तभी है जो अपने पास उपस्थित औजारों का या उपकरणों का प्रयोग करके रोगी के रोग का निराकरण करे या निदान करे, तभी वो गुणवान हो सकता है। क्या बताया गया कि जो भी वैद्य है वह अपने पास या अपने द्वारा प्रयोग में आने वाले उपकरणों का प्रयोग करके रोग निदान करें। या ये भी कह सकते हैं कि जो भी उपकरणों से वो रोग निदान कर रहा है वो उसके स्वयं के हो, किसी और के ना हो। या जैसे इस समय आप आधुनिक समय में देखते हैं कि जो भी वैद्य है या जो भी चिकित्सक है वो क्या करते हैं कि जब रोगी सबसे पहले आता है तो सबसे पहले उसको जांच के लिए भेज देते हैं। तो रोगी अगर जांच के लिए जाएगा तो फिर उसके बाद से डायरेक्टली उसका डायग्नोसिस होगा और वो दूसरे के यहाँ जांच कराएगा, रिपोर्ट लेके आएगा, तब डॉक्टर बताएंगे कि बीमारी क्या है। लेकिन यहाँ पे जब वैद्य के पास बोला गया कि उनके पास जो उपकरण उपलब्ध है अगर उससे वह रोग निदान करता है तो माना जाता है कि वो वैद्य क्या है? गुणवान है। तो पहला गुण इसका ये हो गया, जो भी वैद्य है गुणी तभी कहे जाएंगे कि उनका जो भी उपकरण है उसके द्वारा वो अपनी जो रोगी है उनकी चिकित्सा करे। दूसरी चीज कि जो भी वैद्य है वो धन लाभ की लालसा न करे या स्वार्थी न हो। तो एक ये भी गुण है वैद्य का या गुणवान वैद्य का, जो धन लाभ की इच्छा न रखे या स्वार्थी न हो, तो वो भी गुणवान वैद्य कहलाएंगे। तीसरी चीज, ऐसी औषध का प्रयोग करें जो क्या हो? सस्ती हो और हर जगह उपलब्ध हो। और जो भी औषधि दे वो रोग केंद्रित हो, रोग केंद्रित चिकित्सा करे या उसके में वो क्षमता हो जो रोग केंद्रित वो चिकित्सा कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो वैद्य है गुणवान तभी कहे जाएंगे जब वो अपने उपकरणों का प्रयोग करके रोग निदान कर रहे हैं,
धन लाभ न करे या स्वार्थी न हो, अपने धन की लालसा में वो रोगी का अहित न कर दे। और तीसरी चीज वो कि वो ऐसी दवाइयों के बारे में बताए जो कि सस्ती हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए और उनकी जो चिकित्सा हो, उस औषध की जो चिकित्सा हो वो रोग केंद्रित हो। जैसे इस समय बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो रोग केंद्रित चिकित्सा नहीं करती हैं, मतलब कि आप खाइए तो बीमारी के अतिरिक्त वो शरीर पे अलग दुष्प्रभाव भी डालते हैं। उसी तरह से इनका अगर चौथा गुण अगर देखेंगे तो क्या हो, धैर्यवान हो, धैर्यवान। ये जो प्रधान अंग है चतुष्पाद के, उनके 4 गुण हो गए। धैर्यवान इसलिए बोला गया वैद्य को क्योंकि कोई भी अगर उनके पास पेशेंट आता है और अपना वो अगर बीमारी के बारे में बताता है या बीमारी डिफाइन करता है तो डॉक्टर उस चीज को सुन करके घबरा न जाए या गलत चिकित्सा न कर दे। तो ऐसी अगर क्षमता जिनके में है वो वैद्य जो है धैर्यवान होंगे। तो इस तरह से जो वैद्य जो गुण है वो 4 गुण है और 4 गुण मैंने समझा दिया। अब इसके बाद से जो है वो परिचारक के गुण होंगे। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ज्यादा डायरेक्टली जो संबंध है वैद्य का वो किससे संबंधित है, परिचारक से, क्योंकि परिचारक जो है वो वैद्य के द्वारा सुझाए हुए कार्यों को करता है। वैद्य जो कहेगा उसी को सुनकर के परिचारक उन कार्यों को करेगा। तो मतलब ये कि अगर इसके गुण की बात करें, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो अपने कॉमन सेंस से इस चीज को सोच के भी लिख सकते हो। जैसे अगर गुणवान वैद्य है तो उसका परिचारक गुणवान तभी होगा जब इन गुणों का जो पालन है वैद्य करेगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी परिचारक है सबसे पहला उनका कार्य ये होता है कि जो चिकित्सक कहे उनकी बात को मानना, तो मतलब वो आज्ञाकारी होना चाहिए। इनका पहला गुण ये हो गया कि परिचारक क्या हो, आज्ञाकारी हो, अवज्ञाकारी ना हो। आज्ञाकारी कहने का मतलब ये कि जैसे चिकित्सक जो चीजें सुझाए उस चीज को वो आसानी से करे। ये ना कि चिकित्सक कुछ और कह रहा है और परिचारक क्या करे, कुछ और करे। तो जो परिचारक है वो आज्ञाकारी होने चाहिए। और दूसरी चीज, सपोज दैट ये हो गया कि वैद्य जो है या उपस्थाता है हॉस्पिटल में पहले समय से पहुंच गया जबकि परिचारक वहां पे है ही नहीं। ये रोगी को देखना है या उसके बारे में परिचर्या करनी है, चिकित्सा करनी है, बताना है और परिचारक को ढूंढ रहे हैं। वैद्य जो है परिचारक को ढूंढ रहे हैं, परिचारक वहां पे अनुपस्थित है। तो मतलब ये है कि ये समय के पाबंद भी होने चाहिए, समय के पाबंद, इनमें नियमितता होनी चाहिए, नियमितता मतलब इनका पूरा काम इनके ऊपर आधारित है। ये जो कहेंगे वो सारे काम करेंगे। तो ये आज्ञाकारी होने चाहिए, समय के पाबंद या नियमित होने चाहिए, रेगुलरिटी इनमें होनी चाहिए ताकि ये समय से उपस्थित हो और चिकित्सक अगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो वो भी उस समय वहां पे पहुंचे और चिकित्सक के सुझाए हुए कार्यों का उस तरह से पालन करें ताकि उनको कोई दिक्कत न हो। फिर उसी तरह से अगर परिचारक का बात करें तो आपको जैसे पता होगा, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि जितने भी चिकित्सक हैं दवा जब प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं, आधुनिक समय की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद के भी बताएंगे। तो आधुनिक समय में क्या है कि जो भी चिकित्सक दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उस दवा को फार्मेसी से निकालना और रोगी को समझाना कि आपको कैसे दवा खाना है, ये सारी चीजें जो है परिचारक के कार्य होते हैं। परिचारक इन चीजों को समझाता है। प्राचीन काल में भी ऐसा ही था। वैद्य बस क्या करते थे, रोगी की चिकित्सा कर लेते थे, निदान बता देते थे, उसके बाद से जो भी औषधि है उसको समझाने का कार्य जो है या औषधालय से औषधि को निकालना और रोगी को प्रतिपूर्ति कराना, वो भी वैद्य के जो परिचारक है उनका कार्य होता था। तो यहाँ पे अगर इसके गुण का देखें तो जो भी औषधि डॉक्टर द्वारा या वैद्य द्वारा सुझाई गई है उसको पर्याप्त मात्रा में या समय अनुसार रोगी को पालन करने के लिए बताना या दवाओं को समझाना सही तरीके से, वो भी परिचारक का कार्य है। तो अगर गुण लिखेंगे तो आप ये भी लिखेंगे औषध प्रतिपूर्ति कराना, औषध प्रतिपूर्ति कराना या करवाना। औषध प्रतिपूर्ति से यही मतलब है कि जिस चिकित्सक ने या जिस वैद्य ने चिकित्सा की है और परिचारक के बाद औषधि को लिख करके भेजा हुआ है
तो परिचारक उन औषधियों को, सही औषधियों का चुनाव करे और रोगी को वो अवेलेबल कराए और उसके बारे में अच्छी तरह से समझाए, ताकि वो उन औषधियों को सही समय पे लेकर के इन चीजों का पालन करके अच्छे से सही हो जाए। अब इनके चौथे गुण की बात करेंगे। दवा की भी बात हो गई, रोगी की नियमितता की भी बात हो गई। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अब इसमें आ जाता है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे रोगी हैं जो डॉक्टर द्वारा सुझाए गए परहेज को फॉलो नहीं करते या उन्हें नहीं पता है कि क्या क्या चीजें कैसे करनी है, तो वो डायरेक्टली उन चीजों को समझाना परिचारक का काम होता है। या जो भी दवा रोगी को चिकित्सक ने सुझाई है उनके साथ अनुपान क्या लेना है, सहायक द्रव्य क्या लेने हैं या प्रक्षेप क्या लेना है, जैसा चिकित्सक ने बताया है उन चीजों को अच्छे शब्दों में या सही तरीके से लोगों को समझाना। तो मतलब जो परिचारक हो उनका गुण ये भी है कि वो मृदुभाषी हो या सामान्य भाषा में रोगी को या रोगी की परिचर्या करें, जैसा चिकित्सक ने समझाया है। तो एक गुण ये भी हो कि जो परिचारक है वो मृदुभाषी हो या सामान्य भाषा में रोगियों से बात करे, ताकि रोगी जो है डरे ना या बेझिझक उनके द्वारा बताई गई चीजों को आसानी से समझ ले। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो परिचारक का गुण है आज्ञाकारी, समय का पाबंद, और इसके पहले मैंने बताया कि औषधि प्रतिपूर्ति करना वो जाने, और फिर जो चौथा है मृदुभाषी हो। मृदुभाषी मतलब वो किसी से भी एक तरह से संबंधी, सगे संबंधियों जैसी बात करने की कला हो या अच्छे तरीके से वो रोगियों से बात करे ताकि रोगी उनसे न डरे। अब नेक्स्ट जो है तीसरा, वो औषध की बात कर लेते हैं कि गुणवान औषध क्या है। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप सारी चीजें एक जगह पे नोट्स बना सके और इसको एक जगह लिख सकें। तो जैसा कि मैंने सभी जो भी चतुष्पाद हैं उनके गुण और जो कार्य है उसको मैं बता रहा हूं, तो जिसमें मैंने उपस्थाता और परिचारक के गुणों को बता दिया है। अब नेक्स्ट जो तीसरा जो है वो है गुणवान औषध। अब अगर गुणवान औषध की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि सभी जितने भी चतुष्पाद हैं उनके 4 गुण हैं या 4 कलाएं हैं। तो बात करते हैं जो गुणवान औषध है उनकी कितनी कलाएं हैं। तो गुणवान औषध के अगर कला या गुण की बात करेंगे तो इनके भी 4 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि यह रोग केंद्रित चिकित्सा करे या रोग केंद्रित या व्याधि हरण का कार्य करे। जो भी औषध आदर्श है या गुणवान है वो रोग केंद्रित हो या व्याधि हरण का कार्य करे तो उसको हम गुणवान औषध की कैटेगरी में रखेंगे। अब रोग केंद्रित कैसे कह सकते हैं? रोग केंद्रित का मतलब ये हो गया, ज्यादातर आयुर्वेदिक औषधियां जो हैं वो त्रिदोषों के ऊपर आधारित हैं। बहुत सारे वैद्य जो हैं कार्य में लगे हुए हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि जो भी रोगी की जैसी प्रकृति होगी, जैसे त्रिदोष है, वात पित्त कफ है, तो जिसमें से भी जो प्रकृति का रोगी होगा उस प्रकृति को जान करके वैसी चिकित्सा ही उनको सुझाई जाती है। और अगर वैसी चिकित्सा नहीं सुझाते हैं और कोई दवा बिना उनकी प्रकृति को जाने दे देते हैं तो वो रोग केंद्रित नहीं होता है, वो रोगों पे सही तरीके से कार्य नहीं करता है। अब दूसरा गुण अगर इसकी बात करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उपस्थाता जो प्रधान अंग है उसमें पहले ही बताया कि रोगी को वो कभी भी ऐसी दवा ही प्रिस्क्राइब करे जो आसानी से सब जगह मिल जाए। तो मतलब जो औषध है उसमें क्या हो, रोगी के रोग को आहरण करने की क्षमता तीव्र हो। मतलब ये जितने भी गुणवान औषध हैं वो रोग आहरण अगर कर रहे हैं तो उनकी क्षमता कैसी हो, तीव्र हो। ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल दवा खा रहे हो और
उसका असर नहीं पड़ रहा है। तो रोग में औषध गुण इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और औषधि का गुण इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर औषधि अच्छी है तो उसको रोग के आहरण करने की जो क्षमता है वो तेज होगी, और वो आसानी से औषधि जो है शरीर में तेजी से एब्जॉर्ब होगी और अच्छा कार्य करेगी। और फिर जो अगला जो गुण है, पहले ही बताया कि वो जितने भी मानस है या जितने भी मनुष्य है उनको आसानी से वो हर जगह मिल जाए। मतलब कि जो गुणवान औषधि है उसका एक ये भी चीज होता है कि सस्ती होती है, और सस्ती है और सब जगह वो आसानी से मिल जाए। तो गुणवान औषधि का मतलब ये भी है कि ये सस्ती है और सब जगह आसानी से मिल जाए। और लास्ट अगर देखेंगे तो इसमें दुष्प्रभाव ना के बराबर या न हो। आयुर्वेद में वैसे भी आप जानते हो कि जितने भी औषधियां हैं उनमें कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, अगर हम उसकी मात्रा और अनुपान का ध्यान रखते हैं। तो मात्रा और अनुपान का अगर ध्यान रखा जाएगा तो उसमें कोई दुष्प्रभाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो औषध का 4 जो गुण है आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर सपोज दैट ये क्वेश्चन आपका अगर आ गया मेंस में, आप मान लीजिए प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक चीज और बता दे रहे हैं कि मेंस में आपको पहले से पता है जो प्री में सिलेक्ट हो जाएंगे, प्री एग्जाम पास कर लेंगे, तो जब मेंस में जाएंगे तो आपको जो थियरी में क्वेश्चन मिलेंगे रिटन में। तो सपोज दैट ये क्वेश्चन आ गया कि चिकित्सा के चतुष्पाद का विस्तृत वर्णन कीजिए, लॉन्ग में आंसर लिखिए। तो मान लीजिए आपको ये पॉइंट बताया गया, आप सपोज दैट ये भूल गए, तो आपके दिमाग में औषधि के बारे में या दवा के बारे में 4 अच्छी चीजें जो भी आए उनको हेडिंग बनाइए और इन चारों चीजों को लिख दीजिए, कोई कट नहीं करेगा। ठीक है, तो तीसरी चीज भी हो गई, पहला उपस्थाता और वैद्य के गुण हो गए, परिचारक के हो गए। अब औषध जो गुणवान थी उसके भी गुण मैंने बता दिए। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट पे, जो चौथा है रोगी, जिसको आतुर भी कहते हैं। आपको कभी अगर क्वेश्चन पेपर में आतुर आ जाए तो आप ये मत समझिएगा कि आतुर क्या होता है, रोगी को ही हम क्या कहते हैं, आतुर। अब रोगी भी है, गुणवान होना चाहिए, और इनमें भी गुणवान या कला जो है 4 कलाएं होनी चाहिए, तभी उसको हम गुणवान या 4 कला में निपुण करेंगे। अब इसकी जो कलाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? तो बात करते हैं जो रोगी हैं उनकी 4 कलाएं क्या है, या रोगी के 4 गुण क्या हैं। तो जो गुणवान रोगी हैं, गुणवान रोगी, अब बहुत लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे कि रोगी गुणवान कैसे हो सकता है। रोगी गुणवान का मतलब ये है, जैसे आप परिचारक के बारे में सुने कि परिचारक जो है वैद्य की बात मानता है, उसी तरह से अगर रोगी गुणवान है तो वो क्या होगा, आज्ञाकारी होगा, मतलब उपस्थाता की बातों को मानेगा। उसका सबसे पहला गुण यही है, उपस्थाता सबसे पहला गुण इसका ये है कि उपस्थाता की बात मानना। पहला गुण क्या हो गया, उपस्थाता की बात मानना। मतलब अगर एक शब्द में लिखेंगे तो आज्ञाकारी, जैसे कि परिचारक के लिए था आज्ञाकारी, और ये आज्ञाकारी जो रोगी है उसका पहला गुण है कि डॉक्टर अगर कहे कि आपको ये चीजें नहीं खाना है, परहेज करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो रोगी अगर उन बातों को मानता है तो हम कह सकते हैं कि रोगी क्या है, गुणवान है। ठीक, दूसरी चीज, जितने भी रोगी हैं अगर गुणवान हैं वो क्या करेंगे, वो समय से सारी चीजों को करेंगे या समय से औषध ग्रहण करेंगे, औषध ग्रहण या आहार ग्रहण करेंगे। मतलब ये भी समय के पाबंद होने चाहिए, जैसा कि रोगी को, जैसा कि परिचारक में आप सुने हैं कि वो जो चिकित्सक है या वैद्य है उनके द्वारा बताए हुए समय का जो पाबंद है, जैसे वो समय से उपस्थित है, तो यहाँ पे जो समय की पाबंदी है रोगी के लिए ये कि डॉक्टर ने जितने बजे या वैद्य ने जितने बजे चिकित्सक जो औषधि लेने के लिए कहा है या आहार विहार करने के लिए बोला है, वो समय से उन चीजों को करेंगे। ठीक, और
तीसरी चीज है, जो रोगी गुणवान है वो दिनचर्या का पालन करना जानता हो, उसकी जो दिनचर्या हो वो आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। दिनचर्या कैसी हो? आदर्श हो। मतलब ये कि बेशक में वो रोगी हो गया है, उसने अपनी दिनचर्या खराब करके रोग अपने शरीर में समाहित कर लिया, रोगी बन गया है, लेकिन फिर से वो रोगी न बने, इसलिए उसको आदर्श दिनचर्या का पालन करने आना चाहिए। अगर वो आदर्श दिनचर्या का पालन करता है तो वो सही समय में या कम समय में जल्दी सही हो सकता है। अब लास्ट जो है इनका हमको देख लेते हैं। जो रोगी है गुणवान को इसलिए बोला जाएगा कि वो जो भी चीजें यूज में ले रहे हैं, मतलब कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि परहेज जिसमें हम बोलते हैं पथ्य और अपथ्य, पथ्य और अपथ्य का ज्ञान होना चाहिए। जैसा आज्ञाकारी तो अलग चीज हो गई कि रोगी को चिकित्सक ने बताया है कि आपको ये चीजें नहीं खानी है, वो चीजें नहीं खानी है, दवा इस समय लेनी है, ये आज्ञाकारी की बात हो गई कि रोगी चिकित्सक की बात मान रहा है तो आज्ञाकारी है। समय की पाबंदी की मतलब ये हो गई कि समय से सारी चीजें कर रहा है। दिनचर्या, आदर्श दिनचर्या का मतलब ये हो गया कि वो जो दिनचर्या सुझाया है चिकित्सक ने, उन चीजों को वो समय से इसलिए कर रहा है ताकि जल्दी सही हो जाए, और अगर ठीक भी हो जाता है तो फिर से वो बीमार न हो। अब यहाँ पे परहेज की बात करेंगे। मतलब ये है कि डॉक्टर ने बेशक में बता दिया कि आपको ये चीजें खानी है, ये चीजें नहीं खानी है, तो उसके दिमाग में ये चीज पहले से होनी चाहिए कि उसके लिए पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है। अपथ्य अपथ्य का मतलब क्या? उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर क्या है और अहितकर क्या है। मतलब बीमार हो गया है तो उसको ये पता होना चाहिए कि बीमार है तो उसको कौन सी चीजें फायदा करेंगी और कौन सी चीजें नुकसान करेंगी। तो पथ्य और अपथ्य वस्तुओं का अच्छी तरीके से पालन करना उसे आना चाहिए। तो ये रोगी जो है गुणवान हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि चिकित्सा के जो चतुष्पाद हैं उसमें जो 4 अंग हैं सबके बारे में बताया कि उपस्थाता या वैद्य, गुणवान परिचारक, गुणवान औषध और गुणवान रोगी। इन चारों के 4-4 गुण, मतलब कि 16 कलाएं आपको इस क्लास में मैंने बता दिया। और जो भी वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जा रही है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी चीजों का एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए। और फिर जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी परिचर्या का, तो परिचर्या का एक MCQ क्वेश्चन का सेट मैं आप सभी को दूंगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े और जिनको अभी तक क्लास नहीं मिल रही है, वहां तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।